हेलो स्टूडेंट, मैं घनश्याम वर्मा क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 की पढ़ाई हम लोग इससे पहले वीडियो में की है। उसी चैप्टर नंबर 2 की कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसमें लंबाई का मापन करेंगे। लंबाई के मापन में छोटी दूरियों की पहले बात करेंगे हम। तो अवागाद्रो परिकल्पना के उपयोग से परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे उन्होंने किया, क्या बताया। परमाणु अत्यंत छोटे गोले की भांति होते हैं। ये प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे हैं। इनके बीच रिक्त स्थान होता है। अवागाद्रो के अनुसार 1 ग्राम परमाणु में 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं, जो पदार्थ का लगभग 2/3 आयतन घेरते हैं। माना पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m है, परमाणु भार कैपिटल M है, पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन V है, परमाणु की त्रिज्या R तथा अवागाद्रो संख्या n है। तब 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? n/m होगी। लेकिन हमारे पास कितने m ग्राम है? m द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो m द्रव्यमान में m × n/m हो जाएगा। अब एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा? गोलाकार है तो 2 गोले का आयतन लेंगे, 4/3 πr³ हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3 πr³ हो जाएगा। अब लेकिन पदार्थ में इतने परमाणु हैं तो आयतन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m × इस कैपिटल N अपान कैपिटल M × 4/3 πr³। लेकिन क्या बताया गया है कि परमाणु पदार्थ का 2/3 आयतन घेरता है, यानी इतना =2/3b हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा m × n/m 4/3 πr³। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारी r की जो वैल्यू आएगी r = mv/2πmn का पावर 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम त्रिज्या का निर्धारण किए किसी नाभिक की। आयतन v, परमाणु भार n और पदार्थ का द्रव्यमान m अगर ये ज्ञात है तो हम क्या कर सकते हैं? ये ज्ञात है तो हम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। और परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो किस कोटि की होती है? 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। ये तो छोटी दूरी की हो गई। अब बड़ी दूरी का मापन करना है तो बड़ी दूरी के मापन में अगर हम कहें तो आकाशीय पिंड आते हैं। आकाशीय पिंड हमसे बहुत दूर होते हैं तो उनका मापन करने के लिए क्या करेंगे? त्रिकोणाकार मापे आकाशीय पिंडों के आकार नापने में उपयोगी हैं। इससे चंद्रमा के व्यास का निर्धारण किया जा सकता है। पृथ्वी तल पर एक प्रेक्षण बिंदु है। यदि चंद्रमा को दूरदर्शी द्वारा आँख से देखा जाए तो चंद्रमा का प्रतिबिंब एक वृत्तीय चकती के आकार का दिखाई देता है। माना चंद्रमा के व्यास AB द्वारा प्रेक्षण बिंदु P पर आंतरिक कोण थीटा है। क्या है? मान लिया गया है P पर आंतरिक कोण थीटा है। यदि चंद्रमा का रेखीय व्यास d तथा चंद्रमा से माध्य दूरी s हो तो थीटा = d/s हो जाएगा। यह आपकी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। इसके द्वारा इस प्रेक्षण बिंदु P पर व्यास द्वारा आंतरिक कोण क्या है? थीटा है। क्योंकि थीटा बहुत छोटा है अतः P को केंद्र मानकर S त्रिज्या का एक वृत्त के चारों ओर चंद्रमा का व्यास d मान सकते हैं। इस प्रकार d = थीटा × ds हो जाएगा। यदि S ज्ञात है तो थीटा को हम नाप कर चंद्रमा का व्यास निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें है माप में त्रुटि। माप में त्रुटि
मतलब जब हम माप करते हैं तो कोई उसमें गलती हो सकती है, कमी हो सकती है। तो कैसे होती है? तो किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। समानता त्रुटि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? एक तो है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि। कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जो होती ही हैं और कुछ है कि कभी कभार हो जाती हैं। तो दो त्रुटि ये हैं। उसके बाद आता है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में किसी भौतिक राशि की वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान, वास्तविक मान और जो आपने निकाला, दोनों मान का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। निरपेक्ष त्रुटि इक्वल हो जाएगा वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। फिर है सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। तो किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षाओं या प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। मतलब जो निरपेक्ष त्रुटि है यानी अंतर त्रुटियों का और वास्तविक त्रुटि दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? भिन्नात्मक त्रुटि कहलाएगा। अब अगर प्रतिशत त्रुटि निकाला तो इसी भिन्नात्मक त्रुटि को अगर हम प्रतिशत में व्यक्त कर दें तो इसी को हम प्रतिशत त्रुटि कहेंगे। और प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 आएगा और यहाँ प्रतिशत लग जाएगा, आपका प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें त्रुटियों का संयोजन। जो त्रुटि हैं उनको हम संयोजित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 है योग एवं अंतर त्रुटि। कोई राशि z है तब अन्य भौतिक राशियों x व y के योग के तुल्य मान लिया जाए, तब क्या होगा? क्योंकि त्रुटि सदैव धनात्मक होती है इसलिए संयोजन के विभिन्न नियमों का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने संयोजन का नियम जो लिया वो कहा z जो है किसके इक्वल्स है? x प्लस y के इक्वल्स है। कोई भौतिक राशि z जो है दो राशियों x और y के इक्वल्स हैं। अब इसमें सीमांत त्रुटि अगर मान लें डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z है प्लस माइनस, तब दोनों तरफ हम ये त्रुटि इसके साथ ऐड कर देंगे और फिर त्रुटि क्या आ गई? इसका वैल्यू निकाल करके ये आ गई। अतः योग अर्थात z महत्तम के लिए जो डेल्टा z मिल गया और डेल्टा x प्लस डेल्टा y मिल जाएगा। अब यही अगर अंतर है क्योंकि त्रुटि जो धनात्मक होती है इसलिए यदि अंतर भी है, डिफरेंस भी लेना होगा तो हमारा त्रुटि यही आएगी। फिर दूसरा इसमें आता है गुणन एवं विभाजन। गुणन और विभाजन में क्या होगा? गुणा के लिए मान लिया गया वो राशि हमारा z जो अन्य दो राशि x और y के गुणन के बराबर है तो z इक्वल्स एक्स वाई हो जाएगा। तो z इक्वल प्लस माइनस डेल्टा z और x प्लस माइनस डेल्टा x, y प्लस माइनस डेल्टा y। तो इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर दिए, सॉल्व कर लिया। अब इसमें डेल्टा x और डेल्टा y बहुत छोटी वैल्यू होती हैं। तो ये वैल्यू छोटी होने के कारण इनको हम क्या कर देंगे? नगण्य मान लेंगे और इनको छोड़ देंगे। समीकरण में इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे वैल्यू आ गए एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई और तब निकल कर हमारी वैल्यू ये आ गई। अब जेड के महत्तम मान के लिए इसको प्लस में होना चाहिए तो प्लस में इसका देखो मॉडुलस में वैल्यू आ गई है, ये मॉडुलस लगा दिया गया। मॉडुलस मतलब प्लस माइनस से मतलब नहीं रहेगा। तो डेल्टा जेड इक्वल्स आ गया डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। अब यह क्या है? तीनों ये क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि हैं। अगर प्रतिशत में व्यक्त कर दिया करना है इनको तो क्या करेंगे? इंटू 100 हर तरफ कर देंगे तो किस में आ जाएंगे? प्रतिशत त्रुटि में आ जाएंगे। फिर है इसी प्रकार विभाजन की प्रक्रिया कर सकते हैं, मतलब इनको हम डिवीजन में देख सकते हैं, एक्स अपान वाई हो जाएगा। फिर डेल्टा एक्स इसमें हम सब में और डेल्टा जेड डेल्टा वाई सब ऐड कर दिया। ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा और इसको फिर हम बायनॉमियल्स थ्योरम से खोल लेंगे। बायनॉमियल थ्योरम से खोल करके इसको सॉल्व करेंगे तो बायनॉमियल्स पर सॉल्व किया गया इसका तो क्या आ गया? ये आ गया, ये ऊपर गया x y पावर -1 हो गया। एक बार खोला जाएगा तो
n सामने आता है, मैंने -1 सामने आएगा तो जो प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस से जो प्लस हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई हो जाएगा। इस तरीके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, x अपान वाई होती है। रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा और फिर 1 प्लस का बन गया, 1 1 कैंसिल कर देंगे और हमारा वैल्यू निकल करके ये आ जाएगा डेल्टा। फिर इसमें डेल्टा x अपान एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान वाई बहुत छोटा होगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे और जब छोड़ देंगे तो हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा। और अब z का जो महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि आ गई तो डेल्टा z अपान z मैक्सिमम डेल्टा x अपान एक्स डेल्टा वाई अपान वाई हो जाता भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि डेल्टा z अपान z इंटू 100 डेल्टा x अपान एक्स इंटू 100 डेल्टा वाई अपान, यानी इसको हम किसमें व्यक्त कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। आगे आता है मापित राशि की घात में त्रुटि। मान लिया हमने कि z इक्वल्स x पावर m है, पावर में इसकी त्रुटि, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लाग ले लेंगे तो लाग z इक्वल्स हो जाएगा m लाग x हो जाएगा। उपरोक्त समीकरण का आंकिक अवकलन करने पर z के मान का भिन्नात्मक त्रुटि तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपान z m डेल्टा x अपान x हो जाएगा। और भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है तो क्या आ जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि के लिए डेल्टा z अपान z इंटू 100 m डेल्टा x अपान x इंटू 100 हो जाएगा। तो फिर आता है इसके बाद सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं भाई, किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहा गया, यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंक जो हैं और संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। यानी क्या हुआ, किसी राशि की माप में वह अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत इस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहते हैं उन्हें। सार्थक अंक की विशेषताएं क्या हैं, किसी माप गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतंक मान पर निर्भर करती है। नंबर 2, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होती है। किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होती है। जितने सार्थक अंक ज़्यादा रहेंगे उतनी त्रुटि की संभावनाएं कम होंगी, यानी जितने ज़्यादा दशमलव के स्थान तक ज़्यादा वैल्यू निकाली जाएगी उतना कम हो जाएगा। फिर है सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के नियम। क्या नियम है, संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अंक लिखे हैं उनको हम काउंट कर लें, वो सारे अंक क्या होंगे, अशून्य होने चाहिए, शून्य नहीं होने चाहिए, तो सार्थक अंक हो जाएंगे। जैसे 98891 में 5 सार्थक अंक है। दशमलव तथा दशमलवहीन दोनों प्रकार के संख्याओं अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होंगे। जैसे बीच में इसके 0 आ जाए तो भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे, इनको काउंट करके हम लिख सकते हैं। फिर है दशमलवहीन के बीच संख्या के अशून्य अंक के दाईं अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, इसके दाईं ओर जो अंक आया वो सार्थक अंक नहीं है। जैसे 8400 है तो इसमें 84 तो सार्थक अंक है लेकिन 0 नहीं है। नियम नंबर 3 में क्या है, नोट दिया गया है के लिए ध्यान रहे कि यदि दी गई संख्या में वास्तविक माप पर आधारित है तो अंत में शून्य भी सार्थक अंक होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जैसे समझाया गया है और क्या है, जैसे
46302000 किलोग्राम है, तो सार्थक अंकों की संख्या 8 हो गई। काउंट कर लेंगे, पूरे के पूरे सार्थक अंक होंगे। नियम नंबर 4 है, अशून्य अंक के दाहिनी ओर के सभी शून्य सार्थक अंक हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 ये सारे सार्थक अंक हैं। नियम नंबर 5 में क्या कहा गया है? नियम नंबर 5 में कहा गया, दशमलव वाली संख्या में यदि दशमलव बिंदु से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक से पहले के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे 0.0345 है, तो इसके पहले अब कोई अंक नहीं है, तो सार्थक अंक ये 3 ही हुए। इसमें 2 जीरो लगे तो भी 3 है, इसमें 3 ही है तो भी 3 है। नियम नंबर 6 है और लास्ट ये है। नियम नंबर 6 में दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अंत में अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव संख्या की वैल्यू लिखी हुई है, अब इसमें इसके दाईं ओर जो भी शून्य आए हैं वो सारे सार्थक अंक हैं। 3.95000 है तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे सार्थक अंक होंगे। तो आज हम लोगों ने सार्थक अंक क्या होते हैं, बड़ी दूरियों और छोटी दूरियों का मापन कैसे करते हैं, इत्यादि चीज़ों को हम लोगों ने देखा। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल लगाएंगे। आज यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।